बिहार में नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की मिली भगत से हुई वोट चोरी के सबूत देख लीजिए। सबूत नंबर 1, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने SIR के नाम पर टारगेट कर विपक्ष के 69 लाख वोट काटे। दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा 85 बहुजन सोच पर। आज जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, फिर इन संवैधानिक संस्थाओं को इन सवालों के जवाब दे देना चाहिए। जवाब देने की बजाय तमाम भ्रष्ट लोग, जिनके पास तमाम क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, देश के तमाम हिस्सों से आए वो नेता, जिनमें संख्या लगभग 272 यानी कि 272 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पत्र लिखा है और बताया है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई भी सवाल खड़े नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर सवाल खड़े करते हैं तो सरकार के ऊपर सवाल खड़े होंगे, और सरकार के ऊपर सवाल खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं तमाम छोटे मोटे जो बिचौलिया हैं, वो सरकार जिनकी दम से खड़ी है, बनी है, चल रही है, वो गिर सकती है, क्योंकि उन्हें लाज आ सकती है, शर्म आ सकती है। कितने सारे भ्रष्ट नेताओं के साथ मिलकर देश का आप किस तरीके से हाल बुरा कर रहे हैं, उस पर सवाल खड़े नहीं करना चाहिए। इन 272 भ्रष्ट लोगों में से 20 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके ऊपर देश के टैक्स पेयर का पैसा करोड़ों की तादाद में लूटने का जुर्माना लगा हुआ है, लेकिन वो भरने के चक्कर में सोच रहे हैं कि सरकार के साथ साठ-गांठ कर अपना बचाव कर लिया जाए। और सरकार ने भी ऐसे ही लोग और भ्रष्ट लोगों को चुना है, जिनमें से कुछ तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। सोचिए, कुछ जज अपनी चापलूसी करते हुए किस तरीके से एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, जिन्हें तनख्वाह वहाँ लाखों में मिलती है और तमाम सुख सुविधाएं मिलती हैं, जो इस देश के निचले स्तर पर रहने वाले व्यक्ति के पास तो शायद नहीं होती होंगी। उसके बावजूद भी उनका ज़मीर इतना कीचड़ से भरा हुआ है कि वो उस पद को छोड़ने के बाद राजनीति में आना चाहते हैं, और तमाम ऐसी चीज़ें वो दबाना चाहते हैं कि आम व्यक्तियों की सोच से, उनके स्तर से ऊपर ना उठ सकें। ऐसा ही कुछ हुआ हाई कोर्ट के तमाम जजों के साथ, जो पहले संवैधानिक पदों पर बैठे और बाद में उन्होंने वो पद छोड़कर राजनीतिक और पॉलिटिकल पार्टियां ज्वाइन कर ली। अब वही लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े न करें, इससे इलेक्शन कमीशन की साख कमजोर होती है और जनता में ये संदेश जाता है कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं सही से काम नहीं कर रही हैं। जबकि इन निठल्ले तमाम अधिकारियों को, जो पहले IAS IPS के पदों पर रह चुके हैं और तमाम संसद में अपना गाल बजाकर भाषण भी सुना चुके हैं, झूठ-मूठ का। रत्ती भर इन्होंने तरक्की आम जनता की नहीं की, जहाँ से ये चुनकर इलेक्ट होकर गए थे, और अब वही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी को कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए था। बल्कि इन भ्रष्ट लोगों को अगर ज़मीर ज़िंदा होता, परिवार होता है इन लोगों के, इज़्ज़त होती, स्वाभिमान होती, तो कहना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन पर करोड़ों लोग देश के सवाल खड़े कर रहे हैं, और कुछ सवाल ही तो हैं। इलेक्शन कमीशन अगर अनपढ़ है, निश्चर है, तो उसे उस पेपर में जो रद्दी के भाव मिलता है, अब GST भी कम कर दी साहब ने, उस पर लिखकर अपने सवालों के जवाब भेंट कर देते, ताकि जनता संतुष्ट हो जाती और सवाल खड़े ना करती। लेकिन इसके पीछे जो असली खेल है वो यही है कि भ्रष्ट जो 272 लोग हैं, उनमें से 20 अति भ्रष्ट लोग हैं, जो कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की अगर पोल खुलती है तो सरकार की पोल खुलेगी, और सरकार की पोल खुलती है तो हम जैसे भ्रष्ट नेता इसमें उजागर हो जाएंगे, क्योंकि 1500 से 3000 करोड़ रुपए कई नेता लेकर घोटाला करके बैठे हैं। कई पर तो रेप के चार्जेस भी हैं। बिहार में नेताओं की संख्या गिने तो ऐसे व्यक्ति जो जेल जा चुके हैं, आज उन पर गृह मंत्रालय है, उनके पास पुलिस है। यानी कि अब राज्य में प्रशासन व्यवस्था पूरी तरीके से गुंडों के हाथ में दे दी गई। जहाँ एक तरफ कोई रेप करता है तो दूसरी तरफ कोई मर्डर करता है, और फिर मर्डर का आका ही वहाँ पर गृह मंत्रालय संभाल रहा है, और एक तरफ पुलिस, DGP हर चीज़ संभाल रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी मैनेज करता है, वैसे ही SP, DM, CM बिहार में नियुक्त करते हैं, और वो सभी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो इन 272 भ्रष्ट लोगों ने किस तरीके से एक संस्थान को बचाने की गुहार नहीं लगाई है, ना ही वो दिखाना चाह रहे हैं कि देश की संवैधानिक संस्थान को बचाने के लिए, बदनाम न करने के लिए राहुल गांधी सवाल बंद करें, बल्कि वो अपनी रेपुटेशन, अपनी इज्जत और अपने भ्रष्ट चीज़ों को दबाने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, पब्लिक को एक गलत संदेश दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े न करें, क्योंकि इसकी रेपुटेशन कम होती है। अगर रेपुटेशन कम होती तो इनके जैसे 72 कम से कम 20 लोग, जो ज़्यादातर भ्रष्ट हैं, जिनकी कुंडलियाँ खोलकर तमाम न्यूज़ चैनलों पर दिखा दी गई, उन्हें देखकर प्रेरित होइए कि ये भ्रष्ट लोग अपने आप को बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल के जवाब न देने के ऊपर किस तरीके से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर कोई उँगली नहीं उठा सकता है।
अब सोचिए बिहार की राजनीति में कितना बड़ा खेला हो गया, जहाँ एसआईआर के चलते कई लाख वोट काट दिए गए। और तो और निठल्ला और गूंगा बहरा इलेक्शन कमीशन इस तरीके से कहता है पहले आकर के इतने लाख इतने करोड़ बिहार में वोट है, और जब वोटिंग पूरी हो जाती है तो फिर बताता है कि इतने करोड़ इतने वोट लाख पड़े, और उसमें से 3 लाख वोटरों का डिफर आता है, यानी कि 3 लाख वोट ज्यादा पड़ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, देश का हर व्यक्ति जो निचले स्तर पर रहता है उसे गिनती थोड़ी बहुत आती है, क्योंकि सरकारी स्कूल तो बिहार में छप्परों के नीचे चल रहे हैं। उन्हीं में पले बड़े और पढ़े व्यक्ति पूछ लेते हैं कि 3 लाख वोटों की संख्या अचानक से कहाँ से बढ़ गई साहब। तो साहब को कोई जवाब नहीं आता, और साहब अभी तक चुप्पी साध जाते हैं। और इस चुप्पी की वजह यही है कि एसआईआर में मन मुताबिक वोट देकर उन्होंने जो नंबर गढ़ा है उससे मशीनों की कलाकारी भी समझ में आ गई। किसी को 1,10,000, किसी को 1,120,000, किसी को 1,145,000, यानी कि टोटम वो फॉर्मेट था जहां एक्सेल सीट से सब बैलेंस किया जाता है। इसके बावजूद भी साहब यही नहीं रुके, पश्चिम बंगाल में एसआईआर की घोषणा कर दी कि वहां पर एसआईआर करवाई जाए। तमाम वो निचले स्तर के अधिकारी जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर होते हैं, गांव और गलियों में जाकर तमाम वोटों को सही से सुधार कर लिस्टों में रखते हैं। उनको ठीक न कर पाने के समय सीमा इतनी कम रखी है कि रात दिन काम करो, खोदो खोदो खोदो। वो फ़िल्मी डायलॉग नहीं कहा जाता, उसी तरीके से बीएलओज़ को लगा दिया। कई बीएलओज़ तो अपनी आत्महत्या कर चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो चुका है। काम का इतना प्रेशर है, जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन बीएलओज़ को 24 घंटे में 20 घंटे काम करने के लिए क्यों प्रेशराइज़ किया जा रहा है? सोचिए, एसआईआर ही वो सबसे बड़ा कांटा है जो हर राज्यों में इलेक्शन कमीशन को चोरी करने से थोड़ा बहुत पीछे रखता है। अब उत्तर प्रदेश में इसका नंबर लग चुका है, जहां रूपम जो ज्ञानेश कुमार की पुत्री है, एक तरफ बता रही थी कि वोटरों के साथ बहुत बड़ा गोलमाल किया जा रहा है, उनमें मृत वोटरों को फिर से आई कार्ड देकर वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सोचिए, जो नॉन बायोलॉजिकल पुरुष नहीं कर पाया, अब भाई इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आने वाले तमाम बीएलओज भी कर रहे हैं। और तो और रूपा दत्तम, मेघा रूपम ने जो इलेक्शन कमीशन की पुत्री है, ज्ञानेश कुमार की पुत्री है, उन्होंने सीधे 67 बीएलओज पर एफआईआर दर्ज कर दी, और लगभग कई सुपरवाइजरों की सैलरी भी रोक दी कि अब वो बीएलओ की लिस्टों के साथ कोऑपरेट करें और उन्हें अपने तरीके से मैनेज करें। सोचिए, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में ज्ञानेश कुमार और उनका परिवार कितनी बुरी तरीके से संलिप्त है, और उस पर सवाल खड़े न किए जाएं, क्योंकि भ्रष्ट नेता उसमें सामने आ जाएंगे और पकड़ जाएंगे। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस एनालिसिस से? आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इलेक्शन कमीशन चोर है, और चोरी को किस तरीके से मैनेज किया जाता है बीएलओज़ के थ्रू। क्या बीएलओज़ की हम आत्महत्याओं को रोक सकते हैं, और वो किस तरीके से? बहुत बहुत धन्यवाद।